ठीक है। तो ग्रुप टू में जो है टोटल 4 पेपर्स रहते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज एंड जनरल एबिलिटीज का रहता। ठीक है। दूसरा जो है हिस्ट्री, पॉलिटी और सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब ये रहता कि इंडिया, इंडियन सोसाइटी, तेलंगाना सोसाइटी। आपको एक बात बताता हूं कि ग्रुप टू का जो एग्जाम है ना, वो जो है सिर्फ बेसिक्स के अलावा आपको कॉम्प्रहेंड करना पड़ता। ठीक है। मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं कि ग्रुप टू का जो एग्जाम रहता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपको बेसिक भी पढ़ना पड़ता और उसको कॉम्प्रहेंड भी करना पड़ता, मतलब उसको समझ के दूसरों को एक्सप्लेन करना पड़ता। मिसाल के तौर पर आपको मैं बोल रहा हूं कि अब जैसा तेलंगाना मूवमेंट में एक फर्स्ट जो यूनिट रहता है, उसमें यह रहता है कि तेलंगाना आंध्रा से अलग है, कल्चर भी अलग है, यहाँ की लैंग्वेज भी अलग है, यहाँ का जो है यहाँ की ईदें भी अलग है, यहाँ के लोगों का मिजाज भी अलग है, यहाँ की ज्योग्राफी भी अलग है। तब तेलंगाना को आंध्रा से सेपरेट करने का डिमांड वैलिड है या इनवैलिड है, इसको आपको जस्टिफाई करना है, मेंस में लिखना है। तो आप इसको कॉम्प्रहेंड करना पड़ता है। आप बोलना कि भाई हाँ, तेलंगाना में तेलंगाना आंध्रा से इस तरह से अलग है कि यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ की बोली अलग है, यहाँ का मिजाज अलग है, यहाँ का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर अलग है। तो ये एक हो ही नहीं सकते। इनको जबरदस्ती भी लाके हमारे साथ नाइंसाफी करे, हमको धोखा दिए, जो भी बात है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूं, बट आपको बताना है यहाँ पे कि तेलंगाना के साथ नाइंसाफी क्या हुई। 1948 से पहले जो कुछ भी तेलंगाना है, ये आंध्रा से बिल्कुल सिमिलर नहीं है। तो ये ग्रुप टू की खास बात यह है कि आपको इतना फर्क डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये इससे अलग क्यों है। ये ग्रुप टू की खासियत है। इसीलिए यहाँ पे सोसाइटी बोले यहाँ पे, क्योंकि आप इसको समझना कि तेलंगाना सोसाइटी क्या है, तेलंगाना का कल्चर क्या है, तेलंगाना की ज्योग्राफी क्या है, ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ता। ठीक है। तो सेम चीज है इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट की बात है। ठीक है। तो तेलंगाना इकोनॉमी भी आता है, इसमें इंडियन इकोनॉमी भी आता। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि सिर्फ इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, बल्कि जो डेवलपमेंट के जो, जैसा कि आपको मालूम है कि करंट अफेयर्स से जोड़ के पढ़ना है। इकोनॉमी को क्या करना है, अपने को करंट अफेयर्स से जोड़ना है। जैसा अभी बजट आया, बजट में गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मिडिल क्लास वालों के लिए क्या रियायत दी गई। ठीक है। एलटीसीजी को जो है 12.5% बढ़ा दी है। तो ये क्यों गवर्नमेंट चाह रही, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। जैसा कि अगर बजट 1 रुपए का है तो हमारे पास जो है सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है। ठीक है। कितने लोगों को अगर मैं पूछूंगा कि बजट में जो सब, जैसा बताते ना, 1 रुपी कम्स फ्रॉम 1 रुपीज गोज टू, मतलब बजट में ये लगाते ना कि भाई 1 रुपया हम लोगों को कब कहां से आएगा और कहां पे जाएगा। तो आप लोगों में से कोई बता सकते हैं, जस्ट एक सवाल पूछ रहा हूं कि इंडियन जो हमारा जो बजट, जो यूनियन बजट पेश किया गया, उसमें जो है हम, मतलब एक अपने आप से मुहासबा भी करिए कि कितने लोग हम में से इस बात को जानते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा आ रहा कहां से और जा रहा कहां पे। ठीक है। अब आप लोगों के सामने एक स्क्रीन है कि अब कोई बोले कि कॉर्पोरेट सेक्टर से आता, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिए ये कहां से आ रहा, इन कहां से आमदनी आती। जैसा कि यूनियन बजट का टोटल समझो 1 रुपया अगर आमदनी है, ठीक है, वैसे तो वो 47 लाख 48 लाख करोड़, 47 या 48 लाख करोड़ का बजट है। समझ रहे हैं आप। तेलंगाना का कितना है, 2,91,000 करोड़ रुपीस का बजट है इस मरतबा, कमोबेश। ठीक है। तो ये कितना है, कितना अब कितने कितने गुना ज्यादा है पूरे देश का बजट। 48 लाख करोड़ रुपीस का अगर बजट हम देखेंगे तो इसको 1 रुपए में करेंगे कन्वर्ट, तो हमारे पास सबसे ज्यादा पैसा 28% हम कर्जा लेके हमारा मुल्क चल रहा। ये आपको फर्क समझना पड़ता है कि मिसाल के तौर पे आपके घर की आमदनी 10,000 रुपए है मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं मालूम, 2,800 रुपए जो है कर्जा लेके अपना घर चला रहे हैं। ठीक है। नॉट 2,800 नहीं, 28%, या ठीक है, 2,800 रुपए वही होता है ना कि 28% आप कर्जा लेके चला रहे हैं, और 19%, उसके बाद सबसे ज्यादा जो चंक है, सबसे ज्यादा हिस्सा है वो इनकम टैक्स। कोई बोले कि कॉर्पोरेट सेक्टर से आता या इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता, सर्विस सेक्टर से आता, ऐसा नहीं रहता। यही इकोनॉमी को फर्क समझना है कि इनकम टैक्स से 19% आता, उसके बाद जो शेयर है 18% जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से आता, उसके बाद जो है 17% कॉर्पोरेशन टैक्स आता। जैसा कॉर्पोरेशन टैक्स मतलब क्या है, जैसा इंडिया में बड़े बड़े कंपनीज है, जैसा टीसीएस है, इसी तरह आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये बैंक है, रिलायंस कंपनी है, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज है, तो वो लोग कॉर्पोरेट टैक्स पे करते, वो है ये। फिर एक्साइज ड्यूटी है, आप देख सकते हैं कि नॉन टैक्स रिसिप्ट है, फिर कस्टम्स है, आपको मालूम है कस्टम्स क्या है, फिर नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है। ठीक है। जो नॉन डेप्ट रहते, कर्जा जो नहीं रहता, कैपिटल रिसिप्ट रहते, वो है। तो बहरहाल मैं इस पे बात करूंगा, हम लोगों को इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताना ये चाह रहा हूं कि ये जो इमेज है, ये सामने रखने का मकसद ये है कि हम लोगों को यही चीज समझना है कि हम ये समझ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर से पैसा आता है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर
टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, तो ये चीज का फर्क हम लोगों को मालूम रहना जरूरी है भाई। अगर कोई म्यूट करो ना भाई, ख्याल रखिए, देखिए आप लोग छोटे बच्चे नहीं है, ठीक है, छोटे बच्चे तो नहीं है ना, छोटे बच्चे हैं क्या कि एक बार म्यूट मत करो मत करो बोल के छोटे बच्चों को बोले ऐसा? यू आर मैच्योर्ड पीपल, मत करो आप ऐसा। मेरे को बहुत बेजारगी आती है ऐसे लोगों से। इतना ख्याल रखिए आपके, आपका फोन कौन यूज कर रहे हैं, ठीक है, म्यूट कर दे रहे हैं, आवाज आ रहे हैं, दूसरे लोगों को 43 लोग हैं तो उनको डिस्टर्बेंस होता। तो बहरहाल, तो ये फर्क याद रखना जरूरी है कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट, इतना फर्क अपने लोगों को मालूम रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्रीज से पैसा आता, एग्रीकल्चर से पैसा आता, ऐसा नहीं, हवा हवाई बात नहीं करना, ठीक है। तो हम लोगों को इतना फर्क मालूम रहना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम, अगर ऐसा, ये हमारे बेसिक्स की कमी का नतीजा है, तो ये कमी को हम दूर करना, ठीक है। यहाँ पे हम अपना मुहासबा करने के लिए यहाँ पे समझना जरूरी है। तो यहाँ पे तो पेपर 1 की हम बात करेंगे तो थोड़ा डिटेल में, ताकि आप लोगों को मालूम। जी 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 बोलिए सर, प्लीज लिसन टू मी सर। फिर पैसा जा रहा कहाँ सर? ये एक पॉइंट है, आप 2 पॉइंट बोले थे, एक आ रहा कहाँ से जा रहा कहाँ? ओके ओके ठीक है, मैं मतलब ये है कि भाई हम लोगों को बेसिक समझना जरूरी है, ये बात बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि खैर मैं यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इकोनॉमी के बेसिक्स को समझना, और जो पेपर 1 में जो जनरल स्टडीज के जो इश्यूज पॉइंट्स रहते हैं वो समझना जरूरी है। और तेलंगाना मूवमेंट में इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, मैं आपको जैसा पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। मैं अभी तो खैर एक जैसा बोलते हैं ना कि इसको बर्ड व्यू एक्सप्लेनेशन में आप हजरात के सामने पेश करूंगे, वो हम लोगों को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले ये है कि पेपर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स और तेलंगाना के करंट अफेयर्स। दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी क्या है कि अभी मालूम है ना, ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि हमारे पास गजा की जंग चल रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ ईरान और इजराइल का मसला चल रहा, फिर साथ में लेबनान का चल रहा, साथ में रशिया और यूक्रेन का चल रहा, साथ में अमेरिका में इलेक्शन चल रहा, और हाल हाल में 8 दिन के अंदर एक और सबसे बड़ा मसला चल रहा। बोलिए आपका क्या है वो, कोई बोल सकते? बांग्लादेश। बांग्लादेश। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इश्यूज अलग है लेकिन बांग्लादेश का इश्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलिए आप, कोई बोल, एक ही बात में बोलिए कि मतलब वाई बांग्लादेश इतना, ये हमको समझना जरूरी है कि भाई बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम हुआ तो इंडिया के लिए डबल प्रॉब्लम है। क्यों है बोलिए आप? Because it is surrounded, completely surrounded by us. बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 4000 किलोमीटर का बॉर्डर बांग्लादेश, 4000 से भी ज्यादा, 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा बॉर्डर जो है बांग्लादेश शेयर कर रहे हैं। और पूरा जो है सराउंडेड, बहुत अच्छा जवाब दिए कि इसमें जो है इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी क्यों है, क्योंकि माइग्रेशन का इश्यू हो सकता, ये जाके पॉलिटिकल इश्यू भी बनता, क्योंकि माइग्रेशन बना तो फिर वो वेस्ट बंगाल में एक पॉलिटिकल इश्यू भी बनता, तो एक बहुत सीरियस इश्यू है माइग्रेशन। फिर इसके अलावा जो है इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते, फिर बहुत ज्यादा जो है हम लोगों के पास मसले पैदा हो जाते, ठीक है। और इसलिए इंडिया, क्योंकि इंडिया की वजह से, जी जी जी, Excuse me, sir. We have to spend lot of money. Before we were spending at Ladakh, वहाँ पे पाकिस्तान से जहाँ पे border share हो रहा था, वहाँ पे we were spending lot of economy. Now after that we were spending money on China, the border which we were matching with China. But now third point is also there where we are sharing economy, spending our economy at Bangladesh point also. So third point यहाँ पे origin होता security की वजह से हमको we are going to spend a lot of money on that. Economically हमको बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे इन पे, यहाँ पे भी। ठीक है, बात सही है आपकी, आई टोटली एग्री विथ यू। तो यहाँ पे वही बात बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को इंटरनेशनल अफेयर्स अगर हम पढ़ेंगे तो ये सब चीजों को रिलेट करना पड़ेगा कि इससे हैदराबाद तेलंगाना पे भी इम्पैक्ट पड़ता, आपको मालूम होना चाहिए कि, ठीक है ना। तो आपको उतना डिटेल में नहीं, लेकिन हाँ इंटरनेशनल रिलेशंस में मतलब जो बर्निंग टॉपिक्स है उनको हमको पढ़ना है। और आपको तो मालूम है 2024 इज अ ईयर ऑफ इलेक्शंस। तकरीबन कई ममालिक में इलेक्शंस हुए, जैसा कि खास तौर पे अगर मैं बात करूंगा, जैसा हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा अभी अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, फ्रांस में इलेक्शंस हुए और यूके में इलेक्शंस हुए। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। इवेंट्स भी पढ़ना है और रिलेशंस मतलब इंडिया के साथ। अब जैसा यूके में लेबर पार्टी की हुकूमत बनी तो इसका असर इंडिया पे क्या पड़ने वाला है। उससे पहले कंजर्वेटिव ऋषि सुनक की पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है। लेबर पार्टी क्या है, थोड़ी लिबरल है, जैसा इंडिया की कांग्रेस कैसी है वैसा जो है यूके की लेबर पार्टी है। तो इस तरह से पॉलिसीज भी चेंज होते हैं। तो आपको ये सब चीजें पढ़ना है, ठीक है। जनरल साइंस में इंडिया अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इजी है, ठीक है। इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। इसी तरह एनवायरमेंटल इश्यूज है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है,
ठीक है, ओके। तो आप लोग तो समझ गए, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, ठीक है। दो भी पढ़ना है अपने को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी। इसमें क्या है, यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो पेपर 2 में भी आता है, ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई पेपर 2, जैसा मिसाल के तौर पे, एक सेकेंड, पेपर 2 को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पेपर 2 अगर हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ेंगे तो ये हम लोगों को पेपर 1 में भी काफी मदद मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सोसाइटी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास पॉलिटी भी आ रहा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम बात है, फिर हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना। आप समझ रहे हैं आप मेरी बात को? पेपर 2 को जो अच्छे से पढ़ता, पेपर 1 भी उसका आसान हो जाता। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसा बायजूस का एक चैनल है, बायजूस IAS बोल के, और भी आप सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे वीडियोस मिल जाते हैं आपको। मैं तो बोलता हूँ वही पढ़ लो आप, वही देख लो आप, काफी है। इंटरनेशनल अफेयर्स के भी जबरदस्त करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, इंडिया के भी करंट अफेयर्स मिल जाते हैं, और इसी तरह जो है ये इंडियन पॉलिटी के मैराथन, आप ऐसा टाइप करिए यूट्यूब पे, मैराथन क्लासेस ऐसा टाइप करिए, तो मैराथन क्लासेस इंडियन पॉलिटी, ठीक है। ऐसा अगर आप टाइप करेंगे तो आपको कम से कम 8 से 9 घंटे, 10 घंटे, 5 घंटे के लंबे वीडियोस मिल जाते हैं। तो आपको रोजाना क्या करना, 10-15 मिनट भी सुन लिए वो तो 1 महीने में पूरा वीडियो कवर हो जाता, आपका आराम से कवर हो जाता। तो इस तरह करने का नतीजा ये रहता कि ऐसा अगर आप करेंगे तो आप जो है आगे चल के आपका काम आसान हो जाता। और एक चीज यहाँ पे बताता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तकरीबन 100 स्कीम्स हैं। कितने हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तकरीबन 100 स्कीम्स हैं। वो उसमें रोजाना कोशिश करिए, एक आध स्कीम एग्रीकल्चर का एक दिन पढ़ लिए। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसा कि PM कुसुमा योजना, ये स्कीम जो है किस डिपार्टमेंट की तरफ से इसको इंप्लीमेंट किया जाता, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक स्कीम का नाम लेके बोलते हैं कि ये स्कीम कौन सा डिपार्टमेंट चलाता, ठीक है, कौन सा महकमा ये स्कीम को चलाता। तो ठीक है, इस तरह से आपको समझना है। तो एक एक स्कीम अगर एक एक दिन में पढ़ लिए, तो इस तरह अगर आप कर लिए तो हमारे पास 3-4 महीने हैं, तो आराम से आप उसको कवर कर ले सकते हैं, ठीक है। और एक बात यहाँ पे पेपर 2, जैसा मैं अभी आपको बता दिया, अच्छा इसमें आई थिंक पूरे कवर कर, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये काफी बहुत ज्यादा, इसमें आपको अच्छा खासा टाइम देना है, क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा है कि मेरे को भी काफी मुश्किल होती है सब्जेक्ट में, डेटा इंटरप्रिटेशन में और एनालिटिकल एबिलिटी में। लेकिन मैं आपको इस बात का वादा करूं कि जो ये सब्जेक्ट्स पे मेहनत करता, उन्हें आगे चल के किसी भी मैदान में, प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है। बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स को जितना हुआ अच्छे से अच्छा पढ़िए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि यही दूसरे जो जनरल एबिलिटीज पे हम फोकस नहीं करते, जनरल स्टडीज पे इतनी ज्यादा मेहनत कर देते, जिसके वजह से क्या हो जाता, 30-40 मार्क्स की वजह से हमारा नाम जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में नहीं आता। क्यों? हम लोग ये सब्जेक्ट्स लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन, इसमें हम लोग मेहनत नहीं करते। इसकी वजह से क्या 20-25 मार्क्स कम आते और हमारा नाम जो है लिस्ट में नहीं आता। यही हमारा प्रॉब्लम रहता। तो इस कमी को दूर करने की जरूरत है। अब हमारा जो पेपर 2 है, इसमें जो है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोसाइटी, ठीक है। इसमें आप इंडियन पॉलिटी भी पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, तेलंगाना हिस्ट्री भी पढ़ेंगे और तेलंगाना सोसाइटी भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, ठीक है। इसके लिए आप तेलंगाना, अगर आपको पॉसिबल है, आपके पास टाइम है, तो मैं तो बोलता हूँ अगर आप रोजाना अच्छे से पढ़ सकते हैं तो तेलुगु एकेडमी की मोटी किताब है, तेलुगु एकेडमी की अच्छी खासी किताब है, 400-500 पेज की। वो किताब मोर देन एनफ है तेलंगाना हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, तेलंगाना कल्चर को पढ़ने के लिए, तेलंगाना सोसाइटी को पढ़ने के लिए और तेलंगाना मूवमेंट को पढ़ने के लिए, ठीक है। बेहतरीन किताब है, मोटी है, बट हम लोगों को वो जखामत को देख के परेशान होना नहीं है, ठीक है। अगर किसी के पास टाइम कम है तो मैं बोलता हूँ उर्दू एकेडमी। आई थिंक हमारे पास बहुत ज्यादा लोग उर्दू मीडियम के है ना। कितने लोग हैं उर्दू मीडियम के, कोई बोल सकते हैं कोई अपने उर्दू? कितने होंगे? 45 में से होंगे ना 25-30 लोग तो होंगे, 20-25 लोग तो होंगे कम से कम उर्दू वाले जी। तो उर्दू मीडियम वालों से गुजारिश है कि उर्दू एकेडमी की किताब है, जैसा मेरा एक वीडियो भी बनाया था कि कैसा डाउनलोड करना, उसमें जो है 3 बुक्स हैं। आई थिंक इंडिया जनरल स्टडीज की एक अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और एक दूसरी जो है इंडियन 3 किताबें हैं, एक तेलंगाना की जनरल स्टडीज की है, एक इंडिया की जनरल स्टडीज की है और एक कुछ है किताब। बहरहाल मैं इंशाल्लाह वो मेरा, अगर कोई मेरे चैनल पे देखे तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होता जी। मैं सिर्फ यहाँ पे पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो पेपर 2 के लिए आप वो बुक्स रेफर करिए, जैसा मैं अपने स्क्रीन पे बता देता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। उर्दू एकेडमी की यहाँ पे आप देख लीजिए, मुतालाती मवाद बोल के रहता ये वेबसाइट पे। जी सर, है हमारे पास 3 बुक्स है ना, वही बताना चाह रहा हूँ कि ये 3 बुक्स जो है आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चीजें कवर हो जाती, जनरल स्टडीज, जनरल एबिलिटीज,
इंडियन सोसाइटी, तेलंगाना सोसाइटी, ठीक है। इंडियन पॉलिटी का भी अच्छा खासा हिस्सा उसमें कवर हो जाता, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर हो जाती, तेलंगाना ज्योग्राफी भी कवर हो जाती, बहुत सारे उसमें टॉपिक्स। अगर आप वो 3 बुक्स देखेंगे, अगर किसी को नहीं मालूम है तो मेरे को थोड़ा मैसेज कर दीजिए, मैं पर्सनली आप लोगों को वो लिंक भी भेज देता हूँ, मेरे पास पीडीएफ भी है तो पीडीएफ भी फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब रही बात इकोनॉमी की। अच्छा, 2 चीजें रहते हैं, ठीक है, आप लोगों से मैं तवज्जो चाह रहा हूँ। एक होता स्टैटिक सब्जेक्ट, दूसरा होता डायनामिक सब्जेक्ट। कोई बता सकते हैं आप लोगों में कि व्हाट इज स्टैटिक सब्जेक्ट एंड व्हाट इज डायनामिक सब्जेक्ट? Yeah, static subject which is fixed, which can't be changed according to the situation or recent environment. Dynamic means which get changes according to the new norms of the society, according to the new government. They will change. Static is the first one. बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग बोलिए, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं माशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह, तो यहाँ पे क्या है कि मैं चैनल का लिंक भेजूंगा आखिर में, तो पहले अपनी बात कवर करेंगे। तो स्टैटिक सब्जेक्ट ये इंडियन हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी और ये चीजें स्टैटिक है, लेकिन सर यहाँ पे आपको होता एग्जाम ये? जी भाई, अब तो भी दिसंबर में होता नहीं होता ये एग्जाम? भाई मेरे भाई, आप आउट ऑफ द टॉपिक बात मत करिए, ठीक है ना। आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप ये सवाल, इट्स इररिलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपसे क्या, मैं यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूं और आप क्या पूछ रहे हैं आप, ठीक है ना। डोंट यू थिंक आपका सवाल रिलेवेंट है क्या? नहीं है ना, क्यों सवाल कर रहे हैं आप ऐसा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा हूँ कि जो यहाँ पे हिस्ट्री और सोसाइटी कल्चर है ये सेम रहता, स्टैटिक रहता, लेकिन इंडियन पॉलिटी स्टैटिक है या नहीं है? बोलिए। नहीं है सर। और Basically का static होते हैं सर, नहीं। बाकी सब change होते रहते हैं। बिल्कुल, Basic articles. इंडिया का पार्लियामेंट है तो अमेंडमेंट्स होते रहते, कवानीन बदलते रहते, सुप्रीम कोर्ट के नए नए फैसले आते रहते, गवर्नमेंट की पॉलिसी बदलते रहती, ठीक है। तो इस तरह से जो चेंजेस आते रहते, तो पॉलिटी क्या है। और आपको एक बात बताऊं, कई लोग क्या करते हैं, लक्ष्मीकांत की पूरी किताब पढ़ लेते, पढ़ने के बाद जाके एग्जाम में बैठते, कुछ भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम पॉलिटी क्या करते, किताब का पढ़ते, बट आपको इंटरनेट की मदद लेना पड़ेगा। आपको सर लक्ष्मीकांत बुक सही है सर वो? मेरे भाई, मैं आपको क्या बोलूं, आपको बेसिक्स भी पढ़ना पड़ता, और सवाल जो आते हैं वो क्या आते हैं, सवाल करंट अफेयर्स से आते हैं हमेशा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ना पड़ता। इकोनॉमी भी आप पढ़ लेंगे और रमेश सिंह की इतनी मोटी किताब, लेकिन पढ़ने के बाद आपको सवाल नहीं आता। वजह क्या? मैं यहाँ पे किताब नको पढ़ो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो लेटेस्ट फैसले आते, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आते गवर्नमेंट के, ठीक है, वो चीजों को जोड़ते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ना, ठीक है ना भाई, ऐसा पढ़ना। मैं किताब नको पढ़ो नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉलिटी इज अ डायनामिक सब्जेक्ट, ठीक है, उसको बुक से भी पढ़ना है और साथ में हम लोगों को करंट अफेयर से भी पढ़ना है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी क्या है, नए नए तब्दीलियां आते रहते, अपग्रेड होते रहता, गवर्नमेंट नए नए टेक्नोलॉजीज यूज करते रहती, और जो हमारा जो डिफेंस इक्विपमेंट है ये भी चेंज होते रहता, तो ये भी आपको अपडेटेड रहना पड़ता है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि भाई आपको जो है बेसिक्स भी पढ़ना है, कॉम्प्रहेंड करना है। जैसा कि 2013 में इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट क्या है, 2014 में इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अचीवमेंट क्या है, आप ये बोल सकना, आप मेरी बात समझ रहे ना, ऐसा बोल सकने वाले के लिए ग्रुप 2 है, समझ गया, ऐसा बोल सकना। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि 2023 में आपको 2023 का तो पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको 2024 का पढ़ना है। तो आप जब 2024 का पढ़ेंगे तो आपको जब बुक में कुछ और रहता, क्योंकि किताब कहीं ना कहीं कुछ महीने पुरानी रहती, अपडेटेड किताब तो नहीं रहती, इसलिए आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, क्योंकि आप करंट अफेयर्स क्या है, आपको लिंक करते रहता है, आपको पुराना जो किताबी इंफॉर्मेशन है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे जोड़ के आप पढ़ते हैं। तेलंगाना इंडियन बजट क्यों पढ़ना है? बजट आपको इकोनॉमी की जो बेसिक बातें हैं वो बेसिक बातों को रीअफर्म करता, ये बताता कि जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये चीजें आप रियल तरीके से आप देख सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे ना। सेम चीज यहाँ पे ये है, इकोनॉमी भी क्या है, हमारा डायनामिक सब्जेक्ट है, और डेवलपमेंट यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब तब्दीली आती है, ग्रुप 2 की खास बात क्या है, आप डेवलपमेंट देखते, क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते, आप दफ्तर में बैठ के काम नहीं करते। ग्रुप 2 का ऑफिसर फील्ड पे जाता, तकरीबन फील्ड पे जाते, कुछ जॉब्स रहते असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के, इन अपने दफ्तर में बैठ के काम करता। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूं कि आपको अक्सर लोगों से डील करना पड़ता, लोग आपके पास आते, मुलाकात करते काम के लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? आई बात समझ में मेरी? तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है इकोनॉमी के साथ साथ क्या डेवलपमेंटल इश्यूज हैं उसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के इश्यूज क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, बीआरएस के दौर में और कांग्रेस के दौर में क्या फर्क है, वो चीजें आपको बताना है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो मतलब
आपको इतना एनालाइज करना है कि आप बेसिक्स के साथ साथ इनका अप्रोच कैसा है, मौजूदा गवर्नमेंट का जो अप्रोच है, ये लोग क्या चाह रहे हैं, जीएचएमसी को बढ़ाना चाह रहे हैं, रीजनल रिंग रोड को लाना चाह रहे हैं, इनका एक अलग अप्रोच है, इनका अलग अप्रोच है। तो ये चीजों को आप पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे कई स्कीम्स एंड पॉलिसीज आ जाते हैं, उसको आप पढ़ना पड़ता, ठीक है, पहले से ज्यादा। अभी आपको मालूम है कि 8 दिन पहले मेरे पास वो कॉपी भी है कि सीएजी मालूम है, सीएजी क्या क्या, तो बहुत अच्छा है। तो सीएजी जो रहता, बहुत अच्छा जवाब है। ये लोग क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट्स रहते हैं, हर स्टेट का कंट्रोलर, वो थोड़ा सा ब्रिटिश टाइप का वर्ड है, ऑडिट जनरल, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ये इसका फुल फॉर्म है। ये लोग क्या करते हैं कि स्टेट का जो बजट मैनेजमेंट है, इस पे अपना ऑडिट पेश करते हैं कि इनका बजट मैनेजमेंट सही है या गलत है। तो उसने ये बताया कि तेलंगाना का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बजटरी मैनेजमेंट है, अगर ऐसे ही चंद साल रहा तो ये स्टेट बैंकरप्ट हो सकता। यानी बैंकरप्ट मतलब अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाह भी नहीं दे सकता, इतना ज्यादा खर्चा है तेलंगाना स्टेट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको समझना है, ऐसे चीजों को आप तेलंगाना इकोनॉमी में पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें जो है तेलंगाना इकोनॉमी में कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद कुछ व्हाइट पेपर्स इश्यू करे। व्हाइट पेपर्स मतलब समझते हैं ना आप लोग, श्वेतपत्रम। श्वेतपत्रम। तो ये लोग क्या करे, व्हाइट पेपर्स मतलब तेलंगाना जो 9 साल 10 साल तक बीआरएस की हुकूमत थी, तो ये लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर एक व्हाइट पेपर इश्यू करे थे, फाइनेंशियल सिस्टम पे व्हाइट पेपर इश्यू करे, एग्रीकल्चर के ऊपर व्हाइट पेपर इश्यू करे थे। तो इस तरह से ये लोग 4 या 5 व्हाइट पेपर्स, आई थिंक 4 व्हाइट पेपर्स इश्यू करे थे। तो ये व्हाइट पेपर्स आपको पढ़ना है, क्योंकि हर क्वेश्चंस क्या आते हैं, गवर्नमेंट के हिसाब से आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कांग्रेस की गवर्नमेंट क्या अच्छा करी ये आपको बताना है, बीआरएस के गवर्नमेंट के खामियां भी आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि बोला खर्चे बहुत ज्यादा ले लिए, काम कुछ नहीं करे। ऐसे चीजें व्हाइट पेपर में बताए गए, तो आपको वो व्हाइट पेपर्स पढ़ना है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आ रही बात समझ में? हाँ जी सर। सर। तो आपको ये व्हाइट पेपर्स वगैरह ये चीजें पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऊपर पढ़ना है, और आपको जो है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे पढ़ना है, एग्रीकल्चर, आई थिंक एग्रीकल्चर नहीं, इरिगेशन के ऊपर एक व्हाइट पेपर आया था, ठीक है। ये व्हाइट पेपर 4 या 5 जो भी है, इसको आप अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इस पे सवाल आए और आएंगे भी आने वाले दिनों में। अब लास्ट जो पेपर है हमारा तेलंगाना मूवमेंट का, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसा यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीजें फिर से एक मरतबा मैं सिलेबस की तरफ आपको लेके जा रहा हूँ। गिव मी 1 सेकेंड। तो ये हमारे पास जो है सिलेबस है, तो आप देख सकते हैं कि सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको दिख रहा ना ये स्क्रीन मेरा? जी सर। ठीक है, यस सर, सिलेबस कॉपी है हमारे पास। ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, जस्ट गिव मी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पढ़ना है, फिर जो है दिल्ली सुल्तान इनके बारे में पढ़ना है, फिर जो है यूरोपियंस कैसा है ये पढ़ना है, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस इन एंशिएंट तेलंगाना एंड शातवाहनास। इस पे मेरे 100 से ज्यादा वीडियोस बनाए, मैं पहले क्लासेस लेता था फ्री ऑफ कॉस्ट, वो पूरे वीडियोस आप लोग बहुत डिटेल में, बी आर अम्बेडकर बहुत ऑथेंटिक किताब से मैं वीडियोस क्लासेस लिया था, वो भी आप देखिए। फिर आसिफ जाही डिनास्टी के ऊपर है। फिर इसी तरह जो है जो सेकंड पेपर है जो इंडियन, वही है ना, सॉरी, इसमें जो है वही फर्स्ट जो पेपर है उसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, ये पढ़ना है आपको। नेचर एंड फीचर्स को पढ़ना है, प्रियम्बल के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ना है, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ना है, रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस इसके बारे में पढ़ना है। यहाँ पे मैं बहुत डिटेल सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, वहां पे तो मैं बहुत मुख्तसर में बताया, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल सिस्टम इंडिया का कैसा है, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, फिर इसी तरह सोशल स्ट्रक्चर और पब्लिक पॉलिसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इसी तरह जो है अच्छा ये पेपर 2 भी आ गया ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेपर 2 है ये, ठीक है, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री एंड इंडिया एंड तेलंगाना, ठीक है। ये तो मैं पेपर 1 बोल दिया आप लोगों को क्या क्या है, ठीक है। ये पेपर 2 ये सब चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। पेपर 3 में आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पेपर 3 में इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे डेवलपमेंट क्यों बोले, इकोनॉमी के साथ डेवलपमेंट क्यों बोले, क्योंकि आपको सिर्फ इकोनॉमी नहीं पढ़ना है, बल्कि उस इकोनॉमी का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी और तेलंगाना इकोनॉमी, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे डेमोग्राफी जैसा आबादी वगैरह, पॉपुलेशन, इस पे पढ़ना है। नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर, ये पढ़ना है। प्लानिंग एंड नीति आयोग, पब्लिक फाइनेंस, इस पे आपको पढ़ना है। पब्लिक फाइनेंस मतलब आप समझ गए ना, बजट
और FRBM एक्ट जैसा, समझ गए आप लोग। इसी तरह इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ तेलंगाना, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ ऑफ तेलंगाना इकोनॉमी, इस पे भी मेरे कई वीडियोस है। बट आप लोग ये तेलंगाना ये बुक के लिए तेलुगु एकेडमी की किताब है, बहुत जबरदस्त किताब है, ये बुक आप ले सकते हैं। फिर डेमोग्राफी एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये पढ़ना है आपको। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, ये पढ़ना, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। फिर इसी तरह स्टेट फाइनेंस, बजट एंड वेलफेयर पॉलिसीज, ये है। ठीक है। फिर इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट यानी एंड चेंज, ठीक है। इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट मतलब तरक्की की राह में क्या क्या रुकावटें पैदा हो सकती, तो वो आपको पढ़ना है। क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अवामिल है, वो सब कुछ बहुत डिटेल बात है ये। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, ये पढ़ना है। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये काफी इजी टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल है। मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में लाइव क्लासेस लेने के, बट आप लोग वादा करेंगे कि कम से कम 30-35 लोग आएंगे तो मैं जरूर लूंगा मैं क्लासेस। मेरे को इकोनॉमी से काफी ज्यादा दिलचस्पी है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट मतलब, सोशल डेवलपमेंट समझ रहे हैं ना आप। एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहता है, सोशल डेवलपमेंट मतलब ये है कि आप, सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सोशली आप कितना ग्रो कर रहे हैं। आपका एजुकेशन आपका सोशल डेवलपमेंट है। जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेल्थ एक सोशल डेवलपमेंट में कंसिडर होता है। फिर एजुकेशन है, आप एजुकेशन क्या है आपका एक सोशल डेवलपमेंट है। एक बंदा करोड़पति रहता है लेकिन कुछ एजुकेशन कुछ नहीं रहता, लेकिन सोशल डेवलपमेंट जो है आपके एजुकेशन से मिलता है। इनइक्वालिटी जब आपके जहां पे आप रहते हैं आपके सोसाइटी में इनइक्वालिटी खत्म हो रही, तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट है। कास्ट, जेंडर, रिलीजन, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल सिक्योरिटी, ये सब इजी चीजें हैं लेकिन आपको समझना है, ठीक है। जैसा सोशल डेवलपमेंट में एक पॉलिसी है तेलंगाना की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट निकाली, कोई बोल सकते हैं आप इनके कुछ स्कीम्स एंड पॉलिसीज में सोशल डेवलपमेंट में कुछ चीजें आई, बता सकते कोई? 5 गारंटीज में से 5 है या 6 गारंटीज है, जो भी गारंटीज है उसमें एक जो है महालक्ष्मी स्कीम है। Even an example of 3-digit number. ठीक है, महालक्ष्मी स्कीम है। भाई जरा म्यूट करिए फुरखान भाई, ठीक है। तो यहाँ पे महालक्ष्मी स्कीम है, ये हमारे सोशल डेवलपमेंट की स्कीम है। तो इस तरह से आप सोशल डेवलपमेंट मतलब एक लड़की जो पैसे नहीं रहते, समझो बस से जाके आने में 70-80 रुपए हो जाते, आप वो घर वाले बोलते भाई महीने में 3000 रुपए हो जाते, कौन देंगे आपके पैसे, लिहाजा मत जाओ पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, जो भी है। बट जब गवर्नमेंट एक फ्री में बस सर्विस प्रोवाइड करती तो वो लड़की क्या करती, अगर जॉब करती तो 10-15-20 हजार रुपए कमाती, तो उससे जो है वो पैसा कहीं ना कहीं जाके डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स की शक्ल में फिर तेलंगाना इकोनॉमी में इंटीग्रेट होते, वो पैसे होते ना भाई, टैक्स की शक्ल में कैसा भी पे करते। अगर वो लड़की पढ़ रही, उसका करियर एडवांसमेंट होता, आज नहीं तो कल जॉब मिलती, तो वो भी जो है एक तरह से डेवलपमेंट है। तो वो महालक्ष्मी स्कीम के अंदर। तो इस तरह से पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत बड़ा मसला है। रीजनल इनइक्वालिटीज है, इसको पढ़ना है आपको। अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, लैंड एक्विजिशन, ये सब चीजें पढ़ना है। बहरहाल, तो अब यहाँ पे जब लास्ट पेपर है, पेपर 4 150 मार्क्स का है, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन। ये जो है आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लगा, ठीक है। आपको टोटल जो है 600 मार्क्स का पेपर है, मतलब ग्रुप 2 है। इसमें 150 डिवाइडेड 150 इंटू 4 है आपको, ठीक है। हर पेपर 150 मार्क्स का है, 150 मिनट्स है। आपको सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला सब्जेक्ट कोई है तो वो तेलंगाना फॉर्मेशन है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पे बाद लोग बोलते हैं, हमारे एक सर हैं उन्होंने बोले 130 भी ला सकते हैं बोल के बोले, बशर्ते कि आप इसको जो है, अच्छा आपको ग्रुप 2 में आप टॉप लेवल का म्युनिसिपल कमिश्नर का भी जॉब हासिल कर सकते, बशर्ते कि आपका तेलंगाना मूवमेंट मजबूत रहना। अच्छा, ये क्यों बोला, क्यों आसान है और ज्यादा नंबर्स लाने का है, क्यों? कोई बोल सकते हैं मेरे को? कैन एनीवन टेल मी? स्टैटिक सब्जेक्ट है। और कोई? कैन आई एक्सपेक्ट मोर आंसर्स? अगर हम अब तेलंगाना का एग्जाम दे रहे हैं तो हमको तेलंगाना के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए ना सर, जो स्टेट में हम रह रहे, जो स्टेट का हम एग्जाम दे रहे। वो सही है, मैं ये पूछ रहा हूं, माय क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज कंसिडर्ड इजी। बिल्कुल एमएमएम जो भी है उन्होंने बोले एक सोर्स पे पढ़ सकते पूरा फैक्ट। ये क्या है, पूरे पॉलिटिकल, लोगों को पॉलिटिक्स जल्दी समझ में आते, मेरे को भी पॉलिटिक्स जल्दी समझ में आते। 1948 से पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जैसा ग्रुप 2 में यहाँ पे एक सवाल है, देखिए यहाँ पे आप देखिए कि एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि तेलंगाना एज ए डिस्टिंक्टिव कल्चरल यूनिट है हैदराबाद में, ठीक है। तो ये ज्योग्राफिकली, कल्चरली, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इसके अपने फीचर्स है, इसको जाके आंध्रा के साथ जोड़ दिए। तो यहाँ पे वही बात है, आइडिया ऑफ तेलंगाना। आपको समझना क्या है
तेलंगाना जब तक मतलब तेलंगाना इज अ प्रिंसली, हैदराबाद जो प्रिंसली स्टेट का हिस्सा था, ये ज्योग्राफिकली अलग है, कल्चरली अलग है, सोशली अलग है, पॉलिटिकली अलग है, इकोनॉमिकली अलग है। यहाँ का कास्ट अलग है, यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट अलग है, ट्राइब अलग है, रिलीजन अलग है, आर्ट्स अलग है, क्राफ्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है, डायलेक्ट अलग है। यहाँ की तेलुगु अलग है, विजयवाड़ा की तेलुगु अलग है, यहाँ के जो त्योहार होते हैं, यहाँ के मेले होते हैं, यहाँ के फेस्टिवल्स होते हैं, सब कुछ अलग है। इसको आप आंध्रा से जोड़ दिए, यही आइडिया ऑफ तेलंगाना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, 48 से 52 तक मेरे क्विज कई वीडियोस है मेरे, आप चैनल पे आप जाएंगे तो मैं सिर्फ 33 मिनट में 70 साल की तेलंगाना हिस्ट्री को कवर कर दिया सिर्फ 3 वीडियोस में। अगर आप लोग उर्दू मीडियम वालों, अगर आप मतलब इस बात को यू शुड अप्रिशिएट मी, मैं अपने तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट मेरे को बहुत जज्बा था, मैं कर दिया हूं। अब से 1 साल पहले तकरीबन अपलोड करा था, बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं। तो उसमें जो है मैं एक वो पूरा आइडिया ऑफ तेलंगाना, साथ में 48 से 52 तक कई तब्दीलियां होती। 48 में सबसे बड़ी तब्दीली क्या होती बोल सकते हैं कोई आप? सबसे बड़ा क्या होता तेलंगाना हैदराबाद में, क्या होता बोलिए आप? सबसे मेजर इवेंट बोल सकते हैं आप? पुलिस एक्शन होता, ठीक है। पुलिस एक्शन होते पूरा अलग मामला हो जाता, ठीक है ना। आपको ये चीज ऑपरेशन पोलो, बिल्कुल, तो ये चीजें आपको समझना पड़ता। फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि जबरदस्ती जो है इसको मिला के बनाते। फिर उसके बाद क्या वायलेशन होते, मतलब 70 तक, 48 से 70 तक आइडिया ऑफ तेलंगाना। फिर उसके बाद मोबिलाइजेशन फेज जो रहता, मोबिलाइजेशन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है ना मोबिलाइजेशन फेज, ये यही थोड़ा मुश्किल लगता, समझो ये वाला जो पार्ट है ना, लोगों को जल्दी नहीं समझ में आता। कोर्ट मुल्की रूल्स पे जो है कोर्ट के जजमेंट्स आते, फिर जो है नक्सलाइट मूवमेंट आता, फिर उसके बाद जो है एनटीआर की हुकूमत बनती, एनटी रामाराव की, तो वहां पे कई चेंजेस आते। तो कुछ जियोस भी आते, वो भी पढ़ना है आपको। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज का तेलंगाना पे क्या असर पड़ता। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद 1992 के बाद एक 10 साल तक बहुत कुछ होता। फिर उसके बाद जो है 1991 से 2014 तक, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप खास उसमें जो है तेलंगाना राष्ट्र समिति जो हमारे साबिक सीएम है उनकी तरफ से कायम की जाती है। तो ये पूरा आसान है, ये ठीक है, ये ज्यादा आपको टाइम नहीं लगता। तो ये आप पढ़ लिए। बस कहां तक ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो भी होता 2000, मैं आपको 2013 जुलाई से लेकर 2014 जून 2 तक, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेशन, ये पूरा आपको पढ़ना है कि कैसा ऑल पार्टी मीटिंग होती, कैसा जो है उसको लोकसभा में पेश करते, कब राज्यसभा में पेश करते, कब जो है उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी उसको मंजूरी देते। बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये चीजें आप अपने को समझना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं सिलेबस कवर कर चुका हूँ। अब आ जाएंगे हमारे पीपीटी की तरफ, ठीक है। यहाँ पे वही आइडिया ऑफ तेलंगाना 48 से 70 तक, फिर 71 से 90 तक, फिर 91 से 2014। अब यहाँ पे 48 से 70 क्यों बोले, एक आइडिया ऑफ तेलंगाना हुआ था, चन्ना रेड्डी का दौर था। उसके बाद जो है 71 से 90 तक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1990 तक जो है एक अलग था। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन हुआ था, तो उसका एक अलग मसला हो गया था तेलंगाना में। फिर उसके बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, क्योंकि वहां से जो है बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करती, खासतौर पे 2001 के बाद से, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आप हजरात के सामने बताऊंगा, उसके बाद मैं अपनी आपके क्वेश्चंस लेके हम ये सेशंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन अब तक जो भी पढ़े, क्या आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? बोलिए भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल समझ में आया, बहुत अच्छा। ठीक, ओके। और कुछ अब तक कोई डाउट? ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोगों को कुछ चीजें, अब ये मैं यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा, ये एक सर है, उन्होंने जो मैं आज से 1.5 साल पहले जो मैं लिख लिया, वही पॉइंट को मैं और अच्छे शक्ल में पीपीटी में बना के अपलोड करा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है ग्रुप 2 के जो कामयाब एस्पिरेंट्स हैं उनके इंटरव्यूज वगैरह से लिए गए पॉइंट्स में आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। उनसे पूछा गया आपके सक्सेस की स्ट्रैटेजी क्या है, तो वो लोग जो बताए वो मैं आप हजरात के सामने रख रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये है, आपको करना क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान आपके पास जरूरी है। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसा स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान जो है, 1 सेकेंड आप करेंगे तो मैं बताता हूँ। जैसा कि आपके पास क्या है कि अभी क्या है, 4 महीने है, समझिए आप, ठीक है। 4 महीने में आपके पास जो है 4 महीने 4 पेपर्स है आपके पास। स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान की बात कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है कि अगस्त 1 से लेके, मतलब मैं ये सिंपल बताता हूँ कि 4 महीने हैं, क्या है, अगस्त है, समझिए आप, 12 दिन तो हो गए, बट आप समझिए कि अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है। 4 महीने है ना, 4 महीने 4 पेपर्स, ठीक है। तो 4 महीने 4 पेपर्स में मतलब आपको क्या करना है कि जैसा मिसाल के तौर पे जो पहला जो पेपर है वो आपको जनरल स्टडीज में 11-12 चीजें हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे उसमें कुछ चीजें हैं जिसमें ज्यादा फोकस, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। जैसा कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें
दिख रहा है ना आपको, ये मेरा पीपीटी है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा, इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं, इसमें जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जियोग्राफी एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज, आर्ट्स एंड लिटरेचर ऑफ तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे ज्यादा, सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना पॉल, अच्छा इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसको आप कभी दिल नहीं बोला, दिल बोर हो रहा, आप सुस्त फील कर रहे हैं तो पढ़ने के, मिसाल के तौर पे तेलंगाना पॉलिसीज, ये कितना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत है बट आसान है, इसको समझ रहे हैं आप, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। सेम चीज है इंडिया अचीवमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आसान है, आपका दिल बोर हो रहा, कोई दोस्त फोन करे तो भी नहीं मिल रहा, अकेले है तो पढ़ने का है, ठीक है। सेम चीज इंडिया के करंट अफेयर्स, मतलब इंपॉर्टेंट है बट मेहनत नहीं लगती आप। सेम चीज आपके बेसिक इंग्लिश है, इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को, ठीक है। तो उसके अलावा समझ गए आप लोग मेरी बात। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूंगा तो सिंपल बात यह है कि सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, आई बात समझ में यहाँ पे, जैसा मैं बताया। और उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद सोशल स्ट्रक्चर, इश्यूज एंड पब्लिक पॉलिसीज यहाँ पे है, उसको पढ़ना है, ठीक है। समझ गए आप लोग मेरी बात को। उसके बाद जो है आपको सबसे ज्यादा जो टाइम लगाना है वो है आपको हिस्ट्री पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते जो आप यही चीज को बहुत अच्छे से, यही चीज जैसा अगस्त में अगर आप इन चीजों पे मेहनत कर लिए, जैसा मैं बताया अभी कि ये चीजों को ही पेपर 1 में ही रिपीट करके पूछा गया, तो पेपर 2 की अच्छी तैयारी पेपर 1 में आसानी हो जाती। सिर्फ करंट अफेयर्स को ऐड करना है और कुछ चीजें हैं, जैसा आपको मालूम है, सिलेबस को 1 से 2 बार आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, मालूम हो जाता। इसमें सबसे ज्यादा जो सितंबर, ये तो अगस्त में ये कर लेंगे, सितंबर में क्या करना है कि आपको जो सबसे ज्यादा टाइम लगाना है, क्योंकि ये तो रिपीट हो गया, तो अब आप यहां पर सितंबर में क्या करना है कि इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट पे आप अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है ना। इकोनॉमी ऑफ डेवलपमेंट, ये सितंबर का पूरा महीना लगा दो आप इस पे, ठीक है ना। इसमें जो है जो 3 यूनिट्स हैं यहाँ पे, इश्यूज एंड चैलेंजेस, इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज, ये चीजें आप पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आप यहाँ पे अगर सिलेबस में देखें तो काफी डिटेल में है। फिर उसके बाद जो है अक्टूबर में क्या करना है, तेलंगाना मूवमेंट एंड स्टेट फॉर्मेशन, ये आप आराम से 1 महीना पूरा आप लगा दीजिए, ठीक है ना। उसके बावजूद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी आप लगा लिए तो नवंबर, दिसंबर, अब दिसंबर में जो भी डेट देंगे गवर्नमेंट, शायद अभी तक तो डेट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन आपके पास अच्छा खासा वक्त है, आप सितंबर, अक्टूबर में ही ये चीजों को कवर कर ले सकते। मैं आपको एक बात बता दिया, रिपीट क्या करूं मैं, रिपीट यही है कि भाई पेपर 2 की अच्छी तैयारी पेपर 1 में आसानी हो जाती, पेपर 3 एंड पेपर 4 को 1 महीना लगा लो आप दोनों के लिए, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। अगस्त में आपको क्या करना है, इस पे मेहनत करना है, सोशियो कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड तेलंगाना, सोशल स्ट्रक्चर, इश्यूज, पब्लिक पॉलिसीज, इस पे अच्छी मेहनत कर लीजिए आप कर सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूं कि जो भी बंदा 4 से 5 घंटे भी पढ़ लिया तो ग्रुप 2 का ऑफिसर बनता, फीमेल्स के लिए और आसान है, ठीक है, और आसान है, क्योंकि आप लोगों के पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन है आप लोगों के पास, ठीक है, आसान है आपके पास। उसमें भी बीसीई के कैंडिडेट है और आपके लिए आसान है, एडब्ल्यूएस के हैं और आसान है, ठीक, एडब्ल्यूएस बनो, क्या है वो, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एडब्ल्यूएस तो एक सॉफ्टवेयर है, तो ईडब्ल्यूएस वाले और आसान है आप लोगों के लिए। मैं बता रहा हूं ना, जैसा हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी जॉब है तो देखो अभी एग्जाम है, मिलता कि नहीं मिलता, कि आप एक प्राइवेट जॉब में 7 घसी पिटी जो मेहनत करते हैं उसकी आधी मेहनत भी लगा लिए तो आप आराम से ग्रुप 2 क्वालिफाई कर सकते हैं। मेरा दावा है, मैं 2016-17 से एग्जाम्स लिख रहा हूँ, मैं खान हूँ, जनरल कैटेगरी का हूँ, मेरे को बीसी नहीं मिलता, मैं कई जॉब्स मेरे को करीब में मिलते मिलते चले गए, ग्रुप 4 का भी 15 मार्क्स अगर मैं लाता तो मेरा हो जाता था। मैं बता रहा हूं आपको कि इतनी मेहनत आप कर लिए तो हो जाता, 5 घंटे मेहनत कर लिए तो हो जाता, ठीक है। वही बात मैं आपको जैसा बताया, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान में आप हजरात के सामने रख दिया। अगस्त से अच्छी तैयारी करिए, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आते आते खत्म कर दीजिए। आपके पास नवंबर का पूरा महीना रिवीजन के लिए है। जनरल वो जो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पे मेहनत करिए, ठीक है ना। आप समझ रहे मेरी बात को? ओके खलील भाई शुक्रिया। तो यहाँ पे ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन प्लान होना और लेटेस्ट सिलेबस को आप लेना, पुराने बुक्स को मत पढ़िए आप लोग,
कोशिश करिए कि आपके पास टाइम है तो नए बुक्स खरीदिए, तेलुगु एकेडमी के बुक्स खरीदिए और उर्दू एकेडमी के जो बुक्स बताया मैं इसका फायदा उठाइए, इससे फायदा उठाइए। हम लोग क्या करते, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम की अहमियत को नहीं समझते, हम बोलते भाई उसमें गलतियां हैं। गलतियां तो बड़े से बड़ा पब्लिशर विजेता कंपटीशन ये लोग करते भाई, तो उर्दू एकेडमी को आप क्यों, हमारे इदारों को आप सपोर्ट करिए, हमारे इदारों की बुक्स पढ़िए, उर्दू मीडियम में बेहतरीन किताबें आप पढ़िए। और एक चीज है 6 to 10 सोशल के जो बुक्स रहते, साइंस के बुक्स रहते, इंग्लिश को मत पढ़िए, सोशल साइंस के बुक पढ़ लो, आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती। सोशल साइंस के टेक्स्ट बुक 6, 7, 8, 9, 10 ये 2 के बुक्स पढ़िए, काफी अच्छे मालूमात मिल जाते हैं, ठीक है। और आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत डिटेल है, नहीं पढ़ सकते लोग। मैं तो बोलता हूँ, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मैं तो बोलता हूँ आप वीडियोस देख लिए यूट्यूब में। एनसीईआरटी पढ़ना बोलते, मेरे पास टैब है यहाँ पर देख सकते हैं, मैं टैब में खुद नहीं पढ़ सकता, मैं इतना डिस्टर्बेंस होता है। वो एनसीईआरटी के बुक्स जो है आपको पीडीएफ में कोई भी नहीं पढ़ सकता, मुश्किल होती है, आंखों में बार पड़ता। इससे अच्छा है यूट्यूब में वीडियोस देख लीजिए आप, आसानी के लिए। पहले वीडियोस देखिए, उसके बाद भी डाउट है तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। पहले वीडियोस देख लीजिए, मैं तो बोलता हूँ पहले वीडियोस देखिए यूट्यूब में। वीडियोस जैसा आप घर का काम करते, पकवान करते, तो आप वीडियो लगा लीजिए, अपना काम कर लीजिए, अपना काम करिए, वीडियोस देखिए। इससे क्या होता, मतलब बुक्स पढ़ने के चक्कर में हम लोग कभी भी 2 चैप्टर पढ़ते, उसके बाद दिल नहीं लगता, कुछ भी होता, वो अधूरा रह जाता। इसलिए पहले वीडियोस देख लिए तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता। एक्सप्लेन करने वाले अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करते, वीडियो सर्च करते ना, सबसे ज्यादा वीडियोस व्यूज जिस पे आए ना उसको देख लिया आप लोग। जैसा बाईजूस के रहते, अन अकेडमी के वीडियोस रहते, और भी कई लोग बना रहे, वो वीडियोस को देखिए। कोई कुछ बोले, अभी बोलिए, रिपीट करिए जरा। सर चैनल सजेस्ट करिए। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन देखिए आप इतना तो आप रिसर्च करिए, ग्रुप 2 के एस्पिरेंट है, मैं आपको वो भी बोल दिया कि आप जो है सर्च करिए, ये देखिए कि एनसीईआरटी क्लास 6, ठीक है। सर एनसीईआरटी के समरीज भी रहेंगे ना? बिल्कुल सर एनसीईआरटी के लिए बेटर मैग्नेटिक ब्रेन्स है। जी देखिए, बोल दिए मैग्नेटिक जायंट्स बोल के, वो बुक्स जैसा अभी बताया। हमारे पास बहुत अच्छे लोग हैं, कई लोग जो है बहुत अच्छा, मेरे से भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, बट मेरे को अच्छे से मालूम है कि हमारे ग्रुप में ग्रुप 1 प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए लोग भी मौजूद हैं। कई लोग, गुरुकुल के 20 से ज्यादा स्क्रीनशॉट्स हैं ऐसे टीचर्स का मेरे पास जो क्वालिफाई हुए, ऐसे लोग भी मेरे ग्रुप्स में हैं, 3 ग्रुप्स हैं। अगर आप लोग नहीं हैं तो मैं ऐड कर दूंगा, तो काफी काबिल लोग हैं हमारे पास, तो माशाल्लाह से ये आई एम प्राउड ऑफ इट। तो यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आप यूट्यूब में जैसा मैग्नेटिक जायंट्स का बताया, ऐसे कई आपको एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल, इस तरह आप सर्च करिए, आपको मिल जाते हैं। साइंस के बुक्स देखिए, पूरा समरी का समरी है, 2-2, 3-3 घंटे आप एक दिन में भी सुन सकते हैं। बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खास तौर पे टाइम निकालिए, यानी तो कुछ काम कर रहे तो भी वीडियोस देख लीजिए, इससे आपको काफी मदद मिल जाती है। और साथ में हमारे चैनल के भी वीडियोस देख लीजिए, अगर आप मसरूफ हैं तो। ऐसा एससीईआरटी देखना, स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड? मैं आपको एससीईआरटी के बुक्स पढ़ लो बोल रहा हूँ, क्योंकि एससीईआरटी के बुक्स तेलंगाना से ज्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है। ओके, सेकंड बात यह है कि आपको लेटेस्ट सिलेबस पे फोकस करना है। तीसरा, ये तो मैं बोल दिया आपको। तीसरी बात यह है कि प्रीवियस पेपर्स को आप देखिए। प्रीवियसली बोलते 2017 में हुआ था ग्रुप 2, 17 या 16 में हुआ था, 16 के एंड या 17 में हुआ था, आई एम नॉट श्योर। आप वो बुक, वो अगर आप निकाल, बट ये कब करना, आखिर में करना, सब होने के बाद, ठीक है। तेलंगाना स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसा तेलंगाना मूवमेंट, तेलंगाना ज्योग्राफी, तेलंगाना इकोनॉमी, तेलंगाना हिस्ट्री, ये सब आप अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, जितना जल्दी रिवाइज कर सकते करिए। ऐसा नहीं कि हम लास्ट में रिवाइज करेंगे, ऐसा मत करिए। और एक चीज यहाँ पे ये है कि सिलेबस को समझिए, सबसे बेसिक की बात बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को समझिए, टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। जैसा मैं बताया, गोल्डन टाइम है, 1.5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम 2023 अगस्त में आ जाना था, जब से पोस्टपोन हो के 1.5 साल से अब नहीं आया तो कभी नहीं आता। लिहाजा खुदा के वास्ते इससे अच्छा टाइम नहीं मिल सकता, और अभी भी इससे अच्छा टाइम आपको बाद में नहीं मिल सकता। आप प्राइवेट जॉब कर लो, कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, अगर आप चाह रहे हैं जिंदगी में इज्जतदार मकाम हासिल करना, सुकून हासिल करना, और झंझटों से पढ़ना नहीं, लोगों के इग्नोर करने, पर्सनल प्रॉब्लम से निजात पाना, तो इससे अच्छा मौका कुछ भी नहीं। ग्रुप 2 पे मेहनत करिए, ग्रुप 2 से अच्छा मौका ग्रुप 1 ऑफिसर का प्रमोशन भी मिल सकता। एक ऐसा जॉब है जो आपको डिप्टी कलेक्टर भी आप बन सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो भी आपको प्रमोशन मिल सकता, बशर्ते कि ग्रुप 2 की अहमियत को समझिए। आप ग्रुप 2 में आप आगे बढ़े तो कई टीचर्स आपके पास आके जो है अपना एप्लीकेशन लाके देते कि हमारे ऊपर नजरे करम करिए बोल के, ठीक है। तो ग्रुप 2 ऐसा जॉब है, आपके पास कम से कम एक मंडल लेवल पे
जितने गवर्नमेंट टीचर्स है पूरे आपके पास आते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दूसरे कोई बेकार है, बट आपको बोल रहा हूँ फिल वक्त जो है मेगा डीएससी तो हो गया ना, अब इस पे फोकस करिए, ठीक है। करंट अफेयर्स पे फोकस करिए, रिवीजन करिए, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। बहुत पहले से बोलता हूँ रीड लेस, रीड लेस, रिवाइज मोर, ठीक है। कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की। और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक जैसा एनसीईआरटी के बुक्स है, मैं फिर बोल रहा हूँ एनसीईआरटी के बुक्स अगर है तो पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब के वीडियोस देखिए। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, हाफिज नहीं बनना है, आपको समझना है, आपको वो नहीं करना है। और इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री के जो है अच्छे खासे बुक्स हैं। तेलुगु एकेडमी के बुक्स मैं बोलता हूँ बार बार, सर यानी तो इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स सजेस्ट करिए अकॉर्डिंग टू पेपर वाइज एंड सब्जेक्ट्स। आपको बोल रहा हूँ कि फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसा इफ आई शो यू द पेपर वन, सोसाइटी के लिए कितने चीजें हैं आप देख लीजिए। कौन सी सोसाइटी, तेलंगाना सोसाइटी या इंडियन सोसाइटी? तेलंगाना सोसाइटी, तेलुगु एकेडमी, ठीक है। तेलुगु एकेडमी, अगेन आई विल से तेलुगु एकेडमी की किताब पढ़िए। हैदराबाद में रहते तो जी बोलिए। के लिए सर तेलुगु एकेडमी के बुक्स पढ़िए सोसाइटी के लिए। इंडियन सर सोसाइटी एक्चुअली तेलुगु एकेडमी की बुक्स नहीं मिल रहे तकरीबन। मतलब आप ऑनलाइन बोल रहे हैं या फिर आप आए थे? ऑफलाइन मिल रहे ना भाई, मैं तो 1 महीना पहले भी जाके लिया था मैं। आप देखिए, 1 बार 2 बार तो नहीं, बट अभी तो पोस्टपोन हुए ना, फिर से वो लोग पब्लिश कर दे। यही तो मैं बोल रहा ना, बार बार कोशिश करिए। नहीं मिल रहे बल्कि मत आइए, कहीं ना कहीं मिलते हैं, ऑनलाइन तो भी मिलते हैं, कहीं तो भी। सर बुक अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट रुकिए। ये बुक सोसाइटी की बुक अशोक नगर पे विकास बुक स्टोर है, वहाँ है ऑलरेडी। या नहीं तो तेलुगु एकेडमी हिमायत नगर है, वहां पर जाइए। उसके सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक टाइमिंग रहते, संडे के दिन क्लोज रहता। वहां पे जाके पूछिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे है ये बुक्स। मैं 1 महीना पहले भी गया था, इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं देखा था, मैं लिया भी था, इसलिए आप। सर हम 2 दिन पहले देखे, सो बात बोल रहे अशोक नगर विकास बुक स्टोर पे। अब यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है भाई, ठीक है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ग्रुप 2 का जो बंदा भी कोई बोले थे कि होता नहीं होता, या एक बार गए नहीं मिला तो हम ये जजमेंट करते कि नहीं मिल रहा बोल के बोल देते। ये हमारा प्रॉब्लम, हमारा एटीट्यूड, मतलब ये हर एक में है, मेरे अंदर भी हो सकता है, बट ये चीज नहीं रहना हमारे अंदर कि भाई नहीं मिल रहा। आपको कुछ भी करके निकाल, यू हैव टू गेट थिंग्स डन। आप कुछ भी, बारिश हो जाओ, 1 बार नहीं मिली, 2 बार नहीं मिली, आप ढूंढ के निकालो, ये आपका काम है। बिकॉज इट्स योर गोल, इट्स योर करियर, इट्स योर फ्यूचर, ठीक है। ये आपको हर लाइन में यही एटीट्यूड करना है। मैं एक आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ, हमारे पास जो है ना यही बोलते हैं कि हमारे को रीजंस मत बोलो, ये बोलो कि मैं करता हूँ, मेरे को ये टाइम दो, ये बोलो, ये मत बोलो कि मार्केट में फला है, ये चीज है, फला है, ये है। नहीं, मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब होना है, यू हैव टू बी वेरी मच रेस्पॉन्सिबल। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता। आप ये दिन गुजर गया, ये पकड़ के चलो कि कुछ भी हो जाओ मेरे को ये कंप्लीट करके रहना है, कुछ भी हो जाओ मेरे को ऐसा करना है। ये अगर एटीट्यूड रहेगा तो आप जिंदगी में हर मैदान में कामयाब हो सकते हैं, हर मैदान में, हर चीज में आप कामयाब हो सकते हैं। 1 बार नहीं मिला, दूसरी बार जाइए, उनसे पूछिए कि कब तक अवेलेबल रहता है ना भाई, कई चीजें। तो खैर, आई डोंट वांट टू पुट सो मच स्ट्रेस ऑन इट, ठीक है जी। और कोई यहाँ पे तेलुगु एकेडमी में लेटेस्ट एडिशन मेरा था ना। आपको क्या करना है? तेलंगाना हिस्ट्री और तेलंगाना कल्चर, तेलंगाना मूवमेंट, क्या करते हैं आप? लेटेस्ट एडिशन उठाते। तेलंगाना ज्योग्राफी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इंडियन इकोनॉमी की है। खाली बजट तो आपको, बजट अपडेटेड बुक तो नहीं मिलते तेलंगाना इकोनॉमी में, आपको बजट अलग से पढ़ना पड़ता, ठीक है ना भाई। सर हम आपको तेलुगु एकेडमी के वहां पे गए थे तो लोग तेलुगु एकेडमी विल नॉट रिवाइज देयर एडिशंस, दे विल रीप्रिंट इट। रिवाइज करते नहीं होते बोल के बोले, खैर भाई, तो सभी बोल के बोले 2019 के भी और 24 के भी सेम ही रहते बोल के बोले। दे देमसेल्फ सेड वहां पे जहाँ पे तेलुगु ऑफिस है वहां पे बोले ये बात। आई विल पर्सनली टेल यू कि अपडेट होता। तेलंगाना इकोनॉमी की मेरे पास 2 किताबें हैं, ठीक है। 2 किताबें हैं, एक पुराना है 18-19 का है, और मेरे पास 2022 का भी है। पता नहीं अभी कौन सी, नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इंडिविजुअली कोई कुछ भी बोलता होगा, बट हमारा काम है हमारे सिलेबस को हम कवर करना। आप चाहे तो इसको किताब मिलना क्यों जरूरी है? आपको बजट का पूरा स्पीच जो है टेक्स्ट वर्जन में है, आपके पास बजट की स्पीच तेलुगु में है, आपके पास बजट की स्पीच इंग्लिश में है। अगर आपको नहीं मिल रहा, अब हमारे पास उर्दू मीडियम वालों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? मेरी कोचिंग जो है तेलुगु मीडियम वालों से होती है, इतने डायनामिक, इतने हार्ड वर्किंग रहते कि आपको ये सब बोलता नहीं कि सिलेबस भेजो। कभी कभी मेरे को भी मेरे 2 नंबर से 1 नंबर पे मैसेज आता, सर ग्रुप 2 का सिलेबस भेजिए। फिर बोलते 2 दिन के बाद, सर आप भूल गए भेजिए।
फिर 8 दिन के बाद बोलते हैं भेजिए। मैं उनको बोलता हूँ भाई आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे सर्च करिए तेलंगाना ग्रुप 2 सिलेबस, कितना टाइम लगता है आपको डाउनलोड करने में। लेकिन हमारी आदत क्या मानो, उसको मैसेज कर दिए, इसको मैसेज कर दिए, बोल रहे हैं भेजो। क्यों भेजना भाई? तेलंगाना बजट की स्पीच पूरी की पूरी इंग्लिश में है, आप पढ़िए ना भाई। किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट करे, कहां से पैसा आ रहा, कहां पे जाने वाला है, कितना खर्चा लेने वाले हैं, एफआरबीएम एक्ट के अंडर में कितना करेंगे, कैसा जो है खर्चों को माफ करे किसानों का, सब कुछ मौजूद है। हम खाली जो है ना, बुक्स की जरूरत ही क्या है। मैं तो बुक्स बहुत कम खरीदता हूँ, मेरी तो आदत, मैं बता रहा हूँ ना, मैं कोचिंग लेता हूँ, बट मेरी आदत बता रहा हूँ, मैं तेलंगाना करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ ना मैं। कई लोग पूछते हैं कि बुक्स कहां से खरीद, बुक्स कहीं से भी नहीं खरीदता हूँ। सिर्फ मैं गवर्नमेंट का डेटा और कुछ जो है गवर्नमेंट, जैसा गवर्नमेंट के वेबसाइट से telangana.gov.in, वो आप खोलिए, उसमें हर महीने के जियोस आते हैं, गवर्नमेंट के जो है वो जो एक्टिविटीज रहते हैं पूरे रहते हैं उसके अंदर, वहां से निकालता हूं मैं। आप इतना यकीन मानिए, मैं चाहा तो इंग्लिश में भी करंट अफेयर्स का बुक पब्लिश कर सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। बट आप जाके देख लीजिए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं किसी बुक का सहारा नहीं लेता हूँ। तो बताना चाह रहा हूँ, बुक्स की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बुक्स की जरूरत है एक फाउंडेशन के लिए, ठीक है ना। अब ये कोई बोल देगा कि भाई बुक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि आज के दौर में इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस है कि मैं बोलता हूं भाई अगर कोई रेस्पॉन्सिबल बंदा है तो उसको बुक्स की जरूरत नहीं है। बट यूजुअली मेरे पास ढेर सारे किताबें हैं, कम से कम 5-6 हजार के बुक्स है मेरे पास। तेलंगाना हिस्ट्री के ऊपर है, मूवमेंट के ऊपर है, मेरे को पसंद है। मेरे को तो बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं पढ़ते रहता हूँ, तो इसलिए मैं लेते रहता हूँ। बट यूजुअली मैं उस पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ये बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई, बहरहाल आई होप। जी भाई, ओके, क्लियर है ना भाई? जी सर भाई। ये इकोनॉमी में थर्ड सेक्शन के लिए कोई बुक बोले तो अच्छा था, क्योंकि नेट पे अवेलेबल नहीं है उसका पूरा डेटा। क्या है भाई वो? क्या बोलते हैं अपने ये इकोनॉमी में थर्ड पेपर। हाँ, वो इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट एंड, इसको जो है आप क्या करना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आते, लेकिन इसके अंदर जो है तेलंगाना का एक अभी वो बुक आने वाला है, बजट के बाद आएंगे वो। जैसा मैं बोलता हूँ ना, सोशियो एंड इकोनॉमिकल आउटलुक, क्या है वो, मैं सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक तेलंगाना, ठीक है। ये बुक पढ़िए आप, ये पूरा मिल जाता है आपको, सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक। ये बुक अभी एक 8-10 दिन में आ जाएगा। मैं खास तौर पे वो बुक इंग्लिश तेलुगु में आता। अगर उर्दू मीडियम वाले मेहनत क्या सर बुको? नहीं, एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, और खुदा के वास्ते कोई जब बोल रहा तो भाई आप उसको इंटरप्ट मत करिए, ठीक है ना। एक बात मैं बताता हूँ कि अगर उर्दू मीडियम वाले सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक को कुछ लीडर्स को फोन करके, सर सोशो इकोनॉमिक, वही बोल रहा हूँ भाई, मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बोलने दीजिए भाई, वही बोल रहा हूँ, बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको मालूम है क्या बोल रहा हूँ मैं? ये क्या एटीट्यूड है भाई? अफसोस है हम पे। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग उर्दू मीडियम वाले अगर थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन दिए कुछ लीडर्स को, तो सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 300 पेजेस की किताब है, तेलंगाना ज्योग्राफी, तेलंगाना इकोनॉमी, तेलंगाना का बजट कवर होता है, जबरदस्त किताब है। ये उर्दू में भी पब्लिश हो सकता है। मसला ये है कि हम लोग किसी को बोलते नहीं तो वो लोग भी छोड़ देते। इंग्लिश और तेलुगु में वो किताब पब्लिश होती है, अगर हम लोग वो किताब ले लिए तो बहुत फायदा होता है हम लोगों को उसका, ठीक है ना भाई? ओके, ठीक है, आई होप मैं क्लास बुक पब्लिश हो गई? नहीं होती, अब बजट आ गया ना, अब इसके बाद इंशाल्लाह पब्लिश होती। तो बहरहाल ये चीजें आप जहन सर में, बुक आ गई ऑलरेडी? नहीं अभी नहीं आए, बजट के बाद आएंगे। 2024 की जो किताब है वो बजट के बाद आएंगे, ठीक है ना। तो आई होप मेरी ये बातें क्लियर है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम लोग जो है कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा जो है इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस के लिए। मेरे को जो बोलना था बोल दिया। सर आप पहले क्लास लेते थे इकोनॉमी की, अभी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, कुछ करेंगे इंशाल्लाह। मैं आप हजरात जो है मैक्सिमम नंबर्स पे अगर अटेंड करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस पे गौर करूंगा। और ये मेरा चैनल है तो इस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछे, ये मेरा नंबर है। कोई ग्रुप में ऐड होना चाहे तो भी मैं उनको ऐड कर देता हूँ, ओके ठीक है। बोलिए, जल्दी बोलिए। तो टाइमिंग्स क्या रहेंगे अगर आप क्लास लिए, तो मॉर्निंग रहेगा कि इवनिंग ही रहेंगे? दैट आई विल टेल यू, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, इंशाल्लाह करेंगे कुछ। सर आप ये जो क्लास लिए है इसकी रिकॉर्डिंग अगर व्हाट्सएप पे भेजिए तो उधर अच्छा रहता सर। हाँ सर प्लीज, बिकॉज स्टार्टिंग मिनट्स का मिस हो गया मेरा, 3-4 मिनट का। इंशाल्लाह जरूर जल्दी से जल्दी भेज दीजिए सर, क्योंकि ये पूरा प्लानिंग के है ना, तो इसमें हम जो है ना थोड़ा मिस भी करके कोई पार्ट, तो इट विल बी वेरी इजी कि मैं पूरा नोट डाउन करके उसके हिसाब से प्लान कर लिए तो श्योर एक जॉब जाती है इंशाल्लाह। बिल्कुल, थैंक यू, जरूर आई विल अपलोड इट एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल, यूट्यूब भी करूंगा अपलोड जरूर। सर एक और एक सवाल है सर। सर अभी जो ये लोग फिर से नोटिफिकेशन निकालते बोल के बोल रहे हैं,
तो उसमें कितने वैकेंसीज रहेंगे, कुछ आइडिया है क्या? नहीं बोल सकते, मगर अगले 2-3 साल तक ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 का बोलबाला होने वाला है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, मेहनत करिए, ये नहीं तो दूसरा मेहनत करिए। आपका 2-3 साल अगले यही चलने वाला है, जॉब नोटिफिकेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, डीएससी, यही होने वाला है अगले 2-3 साल। आई कैन से 2027 तक यही होने वाला है, ठीक है ना। और भी जॉब्स आने वाले हैं, यू कैन एक्सपेक्ट एज मच एज दे कैन, ठीक है। आएंगे जितने ज्यादा, अब ये लोग हुकूमत में आए हम जैसे लोगों की वजह से, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में यू कैन एक्सपेक्ट नोटिफिकेशंस, ओके। और किसी का कुछ सवाल है? ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। इंशाल्लाह मैं वीडियो अपलोड करूंगा, और ये मेरा चैनल है, आपसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करिए। मैं भी जो है इंशाल्लाह मैं आज के इस सेशन को जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। वो सब नहीं मालूम, ग्रुप 4 का नहीं मालूम है मेरे को, ठीक है, ज्यादा अंदाजा नहीं है खलील भाई, इंशाल्लाह बात करेंगे, ओके। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।